तो हेलो गाइस, तो आज हम कवर करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड इन दी फिजियोलॉजी और बीडीएस के फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस ओके के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में हम आज दोनों एंटीरियर एज वेल एज दी पोस्टीरियर दोनों पढ़ेंगे। बट अगर तुम लोगों ने मेरी अब तक एंडोक्राइन ग्लैंड की बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ, पहले उसको लर्न करो, बाद में लर्न करना। ठीक है, क्योंकि आज हम समझ से लर्न भी करेंगे। ओके, तो अपन ने क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, तुम एक बात बताती हूँ, हाइपोफाइसिस क्या होता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, जैसे तुम स्टार्ट करो अपना पेपर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखना, तो सबसे पहले ये पॉइंट लिख देना। ठीक है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ। मैं जो नोट्स यहाँ पे लिखूँगी वो नोट्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख के आते सेम, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब जितने मिलने चाहिए। जैसे 10 में से 9 अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया 10 नंबर का, कोई आंसर एकदम करेक्ट, तो जो सबसे टॉप नंबर जो मिलते हैं वो 9 मिलते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना, तो वो आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, ये होता है स्मॉल ग्लैंड है। ठीक है, सिचुएटेड एट ए बेस ऑफ ब्रेन के बेस में होता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो अपन को बेसिक्स में स्टार्टिंग में लिखनी है। जैसे आपको दिखता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में 10 नंबर क्वेश्चन आया है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है और सिचुएटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन और इट इज़ कनेक्टेड विथ द हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, अपन को पता है कौन कौन से होते हैं। एंटीरियर, देखो एंटीरियर लिख रही हो, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें याद भी साथ के साथ हो जाए। ठीक है ना, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये इसका नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना, अब देखो तुम साथ साथ बोलते जाओ, उससे तुम्हें और भी याद होगा। मैं बार बार रिवाइज कराते होंगे, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है ना, आधा तो ऐसे ही। तो अपन अब पहले पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या होते हैं, 3 डिवीज़न होते हैं। कितने होते हैं, 3 डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है पार्स डिस्टैलिस, सेकंड होता है पार्स ट्यूबेरालिस, और एक और होता है पार्स इंटरमीडिया। देखो तीन है देखो 3 है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबेरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है ना, ये अपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं। अब हिस्टोलॉजी देखते हैं इनकी। ठीक है, अब अपन देखते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के अपन हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट है हिस्टोलॉजी में, डिपेंडिंग अपॉन staining properties of cell of anterior pituitary divided into 2। पहला आता है क्रोमोफोर और दूसरा आता है क्रोमोफिल। अब देखो,
देखो ऑन क्या है ये हिस्टोलॉजी किसकी डिपेंडिंग में अपन पढ़ रहे हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी के स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, क्रोमोफोब एंड क्रोमोफिल। अब देखो जैसे तुमने ना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पढ़ा हो, जिसको पानी से प्यार हो, जिसको पानी से प्यार ना हो। तो फॉब देखो तुम ऐसे एक ट्रिक है, फॉब फॉब मतलब फोबिया, किसी को किसी से डर लग रहा है तो मतलब वो चीज़ वो निकलेगा, और कोई किसी के लिए कुछ फील करता है, फील तो मतलब वो चीज़ उस वो लेगा, है ना। अब जैसे है क्रोमोफोब में मतलब इसको फोबिया है किससे, स्टेन से, तो फिर ये क्या लेगा, डोंट टेक एनी स्टेन। और इसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स ही नहीं होते भाई, उसके दिल ही नहीं है तो उसको स्टेन से प्यार क्या हो, और इसको तो पहले से स्टेन से बहुत कुछ फील होता है। तो ये क्या आएगा, स्टेन विथ लार्ज ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, लार्ज ग्रेन्यूल से स्टेन करेगा, ठीक है, स्टेन विथ लार्ज ग्रेन्यूल, ठीक है। अब ये दो टाइप के स्टेन कर सकता है, एसिडिक स्टेन, एक सेकेंड, एसिडिक स्टेन, एसिडिक स्टेन, और दूसरा है बेसिक स्टेन। तो फिर इसके क्या स्टेन होते हैं, एसिडिक स्टेन और साथ में बेसिक स्टेन। इसको और क्या, इसमें कौन सी सेल होती है, एसिडोफिलिक सेल और अल्फा सेल, ठीक है ना। और इसमें कौन सी सेल होती है, बेसोफिलिक सेल एंड बीटा सेल, ठीक है। अब अगला क्या है, बेस्ड ऑन द सिक्रेटरी नेचर, बेस्ड ऑन, अगला क्या है, बेस्ड ऑन सिक्रेटरी नेचर ऑफ द सेल, subdivided into 5, subdivided into 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज में आता है, पहला आता है सोमेटोट्रॉप्स, ठीक है, जो क्या सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट करेंगे ग्रोथ हार्मोन। दूसरा आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, जो क्या सिक्रीट करेंगे, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। थर्ड आता है थायरोट्रॉप्स, जो क्या करेंगे, सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ आता है गोनेडोट्रॉप्स। अब गोनेडोट्रॉप्स से तो अपन को FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही सबसे पहले याद आता है, तो अपन इसमें वही लिख देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। फिफ्थ में आता है लैक्टोट्रॉप्स, जो क्या करेगा, सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब क्या है, अब आउट ऑफ दीज अबव 5 hormones only the somatotrophs and lactotrophs are acidophilic in nature, ठीक है। और जो कॉर्टिकोट्रॉप्स है, थायरोट्रॉप्स है एंड गोनेडोट्रॉप्स है, आर बेसोफिलिक इन नेचर, ठीक है ना। अब एक और है इसमें अपना, वो है बीटा लिपोप्रोटीन्स, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये रिसेंटली फाउंड है एंड सिक्रेशन होता है इसका, बीटा लिपोप्रोटीन्स का सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस।
देखो जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में अगर आप अपना पूरा आंसर लिखोगे तो आपको मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो मैंने पूरा परफेक्ट आंसर लिखा होता है तो उसको 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, तो वो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो अपन वापस रिकैप कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन पढ़ा हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड हम स्मॉल ग्लैंड है, सिचुएट होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, इट इज़ कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस में कनेक्टेड होता है। दो पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं एंड पार्ट सिस्सेलिस, पार्ट टोपेलिस एंड पार्ट सेंट्रोमीडिया। इसकी हिस्टोलॉजी में अपन पहले पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। तो क्रोमोफोब और क्रोमोफिल 2 टाइप के हैं। क्रोमोफोब में डोंट टेक एनी स्टेन क्योंकि एब्सेंस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और क्रोमोफिल में स्टेन विद लार्ज ग्रेन्यूल्स, टेक स्टेन विद द लार्ज ग्रेन्यूल्स। 2 टाइप के होते हैं एसिडोफिलिक, जिसे एसिडोफिलिक सेल और अल्फा सेल भी कहते हैं, बेसिक स्टेन जो बेसोफिलिक और द बीटा सेल भी कहते हैं अपन, ठीक है। और क्या होता है बेस्ड ऑन द सिक्रीटरी नेचर ऑफ द सेल सब डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरीज, ठीक है ना। सिक्रीटेड बेस्ड ऑन द सिक्रीटरी नेचर ऑफ द सेल, ये बेसिकली 5 कैटेगरीज के होते हैं। सोमेटोट्रॉप्स सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन, देखो तुम्हें पता है सोमेटोट्रॉप्स अपन को पता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोटिकोट्रॉप्स एडेनोकॉर्टिको थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, और थायरोट्रॉप्स करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं वो सॉरी ये कॉर्टिकोट्रॉप्स करता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉप्स करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉप करेगा एफएसएच एंड एलएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इलेक्ट्रोट्रॉप्स करेगा प्रोलैक्टिन, और आउट ऑफ दिस 5 हार्मोन्स ओनली द सोमेटोट्रॉप्स एंड द कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है ना, दे आर द एसिडोफिलिक इन नेचर वाइल द कॉर्टिकोट्रॉप्स एंड somatotrophs and lectotrophs, the somatotrophs and the lectotrophs are the acidophilic होते हैं नेचर में, while the corticotrophs, thyrotrophs and gonadotrophs basophilic होते हैं। और जो बीटा लिपोप्रोटीन है वो रिसेंटली फाउंड हुआ है, और जो सिक्रेशन होता है उसका रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। अब देखो अपन आगे, अब मेन चीज़ जो अपन आगे मतलब ये मेन है, बट इसका जो अगला टॉपिक जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब ये किसके है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीजेज साइज इन द नंबर ऑफ द सेल बाय इंक्रीजिंग द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना। ये लाइन याद रखनी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी, इट इंक्रीजेज द साइज इन नंबर ऑफ द सेल बाय इंक्रीजिंग द माइटोटिक डिवीज़न। किससे होता है? माइटोटिक डिवीज़न से, ठीक है ना। द ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉजेज द ग्रोथ हार्मोन, एक सेकेंड, द ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉजेज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स, types of cell like bone cells and muscle cells. Apart from these also act as carbohydrate, lipid and protein, ठीक है। ऑन कार्बोहाइड्रेट द मेन रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज, इट डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, it increases the deposition of glycogen, ठीक है। अब है ना, देखो अब अपन इसको समझते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, किसके लिए? ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। इट इंक्रीजेज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, साइज भी इंक्रीज करेगा और नंबर भी इंक्रीज करेगा सेल का बाय इंक्रीजिंग द माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना।
The growth hormone also causes differentiation of the certain type of cell like bone cell, muscle cells. Apart from these also act as carbohydrate, lipid and protein. ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो मेन रोल होता है ना ग्रोथ हार्मोन का इज द कन्वर्सन ऑफ द ग्लूकोज एंड इट डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है ना. एंड इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन. मतलब ये ग्लाइकोजन को तो इंक्रीज कर देगा बट ग्लूकोज को का यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर देगा. ठीक है ना. अब इसमें एक चीज़ आती है जैसे कि अब जैसे अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो गया, मतलब ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर बढ़ गया है. ठीक है. तो इससे अपन ने एक बीमारी तो सुनी है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट पढ़ेंगे अपन. उसका नाम से पता चल रहा होगा मैं कौन सी की बात कर रही हूँ. ठीक है ना. तब भी मैं बता देती हूँ. इसी सीक्वेंस में लिखना पूरा पेपर में आंसर, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है ना. डोंट वरी. हियर द हाइपर सिक्रीशन of growth hormone increases the blood sugar level. This causes deficiency of insulin and results in डायबिटीज़ मेलाइटस. जो अपन को पता है जैसे बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण और रिजल्ट हो जाएगा डायबिटीज़ मेलाइटस. अब आप बोलोगे कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण क्यों होगा? अरे क्योंकि इंसुलिन ही तो है जो रेगुलेट करता है. अगर इंसुलिन ही ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट इंसुलिन करता है. अगर ब्लड का इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ेगा ही ना. तो इसलिए अब अपन पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन का लिपिड में क्या असर होता है. ठीक है ना. अपन ने पढ़ा ना इट एक्ट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. है ना. तो इसमें अपन अब पढ़ेंगे लिपिड में क्या होता है. ठीक है ना. लिपिड में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज द फैट विच इंक्रीजेज the concentration of free fatty acid in the body fluid. Sometimes excess mobilization of fat results in deposition of fat in the liver, which causes fatty liver. अब देखो इसमें क्या होता है. ग्रोथ हार्मोन कैसा लिपिड में क्या काम करता है कि ग्रोथ हार्मोन करता है मोबिलाइज द फैट विच इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द बॉडी फ्लूइड. ठीक है ना. समटाइम क्या होता है एक्सेस मोबिलाइजेशन हो जाता है फैट का, तो बाद में रिजल्ट होता है फैट इन द लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है और है ना कॉज करता है फैटी लीवर. देखो बहुत छोटी बात है, तुम्हें बस है ना एक दो बार तुम्हें दिमाग से निकालनी कि हाँ ये ऐसे करता है, तुम्हें सब कुछ तुम्हें बना के लिख दोगे. ठीक है. ठीक है ना. क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज. लिपिड के मामले में ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि वो मोबिलाइज कर देता है फैट को, जो इंक्रीजेस कर देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द बॉडी फ्लूइड. समटाइम जो एक्सेस मोबिलाइजेशन हो जाता है फैट का वो रिजल्ट करता है डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर विच कॉजेस द फैटी लीवर. ठीक है ना. और कार्बोहाइड्रेट में क्या करता था, ऑन द कार्बोहाइड्रेट द मेन रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज एंड डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. इसी कारण ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और ना ये इंक्रीज करता है डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है ना. अब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा मतलब डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, तो डायबिटीज जो जेनिक इफेक्ट हो जाएगा और इस हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल. दिस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन रिजल्टिंग इन डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है ना. देखो एकदम एक दूसरे से लिंक चीज़ें है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी. अब देखो अपन ने क्या पढ़ता है, ये अपन ने ग्रोथ कार्बोहाइड्रेट में ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है वो देख लिया. लिपिड में क्या काम करता है वो अपन पढ़ेंगे. प्रोटीन में क्या काम करता है. ठीक है ना.
प्रोटीन, ठीक है ना। अब प्रोटीन क्या होता है, एक्सेलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। अब प्रोटीन में ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। और ये लाइन और है, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट of bone in embryonic stage and in the later stage it increases the length and thickness of the bone. सुनो, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, अगर मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊँ, समझो मैंने लिखा है फॉर्मेशन, तो मैं FORM लिख के फॉर्मेशन टी के ऊपर एन लगा देती हूँ, टी के ऊपर एन मतलब आगे TION आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। और जैसे कि डेवलपमेंट में DV लिख के डॉट लगा दो तो समझ लेना तुम डेवलपमेंट बोला है, क्योंकि मैं हकीकत में ऐसे लिखती हूँ, पर मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। तुम बता देना कमेंट सेक्शन में कि अगर ऐसे चले तो ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली, देखो अगली जो लास्ट लाइन इसमें क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द formation and development of the bone in embryonic stage and in the later stage it increases the length and the thickness of the bone। ग्रोथ हार्मोन है वो बोन्स, देखो तुमने ग्रोथ हार्मोन की बात कार्बोहाइड्रेट के अंदर कर ली, लिपिड के अंदर कर ली, प्रोटीन के अंदर कर लिया। अब ऑब्वियसली वो एक जो मेन बात है, जो ग्रोथ हार्मोन जो काम करता है, जो सारे बच्चों को भी पता होता है, ग्रोथ हार्मोन काम करता है अपने बोन्स के लिए, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन के लिए, तो वो लाइन भी लास्ट में लिख देना, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। देखो CITN लिखा है ऊपर, एन मतलब ION लगेगा, ठीक है ना। अगर मैंने एन लिखा है मतलब यहाँ पे ION लगेगा, इसी हो जाएगा सिक्रीशन, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। ये मतलब याद नहीं, मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ, तो तुम अगर बाई चांस कभी जल्दी मैं ऐसे लिख दूँ जैसे अभी लिखा तो तुम समझ जाना, ठीक है। अब जो अपन पढ़ेंगे फैक्टर जो इंक्रीज करते ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आर हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा आएगा फास्टिंग, तीसरा आएगा स्टारवेशन, चौथा आएगा एक्सरसाइज, पांचवा आएगा स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, और छठा आएगा इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप। अब होता है तुम्हें पता है, अगर तुम फैक्टर्स इंक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन याद कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें है ना आधे फैक्टर्स याद हो जाएंगे। फैक्टर्स डिक्रीज, आधे क्या सारे ही फैक्टर्स डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पूछो कैसे, देखो ऐसे कि पहला क्या है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहा है फास्टिंग एंड स्टारवेशन, तो इसमें ये मान लो, मतलब अगर वो देखो तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, अगर वो फास्ट कर रहा है, स्टारवेशन हो रहा है, मतलब वो स्लिम है, उसके आगे कोई फैट जमा नहीं है, तो यहाँ पे फैटी एसिड होएगा, ठीक है ना। इंक्रीजेस इन फ्री फैटी एसिड इन ब्लड, ठीक है ना। और इसमें तीसरा क्या है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप, तो यहाँ पे है लेटर स्टेजेस ऑफ स्लीप। बस इतना ही है जो फैक्टर जो डिक्रीज करते हैं सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स को, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, नहीं तो अपन भूल जाएंगे।
तो अपन ने क्या पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड है सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एंटीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करा अपना टॉपिक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो होते हैं 3 डिविजन्स होते हैं, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल, एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 डिवीजन होते हैं, क्रोमोफोब एंड क्रोमोफिलिक। क्रोमोफोब जो फोबिया है जिसको स्टेन से, तो डोंट टेक एनी स्टेन क्योंकि एब्सेंस ऑफ द ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना, क्रोमोफिल को प्यार है स्टेन से, तो स्टेन विथ लार्ज ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना, तो ये 2 टाइप के स्टेन लेता है, एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक सेल से, जो अल्फा सेल और बीटा सेल भी कहते हैं, और जो एसिडिक स्टेन लेता है, जो बेसिक स्टेन लेता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द सिक्रीटेड नेचर ऑफ द सेल, सिक्रीशन नेचर के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज है। पहला आता है सोमेटोट्रॉप, दूसरा आता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, तीसरा आता है थायरोट्रॉप्स, अगला आता है गॉनेडोट्रॉप्स, अगला आता है लेक्टोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स अपन को पता है सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉप करेगा एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉप करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गॉनेडोट्रॉप करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, लेक्टोट्रॉप करेगा प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, आउट ऑफ दिस अबव 5 हार्मोन्स ओनली सोमेटोट्रॉप्स एंड लेक्टोट्रॉप्स, first or number 1 somatotrops and lectotrops are acidophilic in nature, while the corticotrops, thyrotropes and the gonadotrops are the basophilic in nature। एक और है अपना यहाँ पे जो सिक्रीटरी नेचर के अकॉर्डिंग ऑफ द सिक्रीटरी नेचर ऑफ द सेल के अकॉर्डिंग है बीटा लिपोप्रोटीन, जो भी रिसेंटली फाउंड हुआ है और है ना, जिसका सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, अपन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या, रिस्पॉन्सिव फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, इट इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ द सेल बाय इंक्रीजिंग द माइटोटिक डिवीजन। ठीक है ना, the growth hormone also causes the differentiation of the certain type of cell like the brain, like bone cells, muscle cells। apart from this, these also act as the carbohydrate, lipids and protein। अब ये कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में काम करता है ग्रोथ हार्मोन, वो अपन देखते हैं। ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स द मेन रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज एंड इट डिक्रीजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और मतलब ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, और मतलब डेफिशिएंसी किसकी हुई, इंसुलिन की। ठीक है ना, एंड इट इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन। तो इसका मतलब ये क्या, अपनी बॉडी में डायबिटोजेनिक इफेक्ट लाएगा, जिससे क्या होता है, हियर द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, दिस कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन एंड रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना, अब डायबिटीज मेलाइटस की स्पेलिंग तो जानते हो क्या, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। अब लिपिड में क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज द फैट विच इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड एंड इन द बॉडी फ्लूइड। समटाइम द एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द लीवर विच कॉजेज द फैटी लिवर। ठीक है ना, अब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज करता है फैट को, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। अगर एक्सेस मोबिलाइजेशन होता है फैट का, जो रिजल्ट करता है डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द लीवर विच कॉजेज द फैटी लिवर। प्रोटीन क्या करता है काम, एक्सेलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द लेटर स्टेज इट इंक्रीजेज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द बोन। ठीक है ना, एक्सेलरेट करता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, और ग्रोथ हार्मोन तो बताया फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ द बोन में काम आता है इन एम्ब्रियोनिक एंड द लेटर स्टेज एंड इट इंक्रीजेज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द बोन। फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, दे आर द हाइपोग्लाइसेमिया, फास्टिंग, स्टार्वेशन, एक्सेस, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा एंड इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप, व्हाइल द फैक्टर्स डिक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन आर द हाइपरग्लाइसेमिया, लेटर स्टेजेस ऑफ द स्लीप एंड द डिपोजिशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड। ठीक है ना, अपन ने क्या मेनली सब पढ़ लिया है इसके अंदर, अपन के बस इसमें अप्लाइड बाकी है, और एक छोटा सा क्यूट सा टॉपिक तो नहीं कह सकते उसको, पर एक चीज़ और है, अदर हार्मोन्स जो होते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। देखो नाम सेम है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज नाम सेम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अदर हार्मोन्स पहला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, अगला आता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चरल एंड इंटीग्रिटी सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द एडेनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, तीसरा आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इन मेल्स के अंदर तो कैसे एक्ट करता है, एक्ट्स विद किसके साथ एक्ट करता है,
टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। और आप बोलोगे फीमेल्स में कैसे करता है, तो ये फीमेल्स में ऐसे काम करता है, इट कॉजेज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। ठीक है। फोर्थ आता है अपना लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो मेल के अंदर रिसर्च एक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है ना। पांचवा आता है प्रोलैक्टिन, necessary for final preparation of mammary glands for production and secretion of milk। ठीक है ना। और सिक्स्थ आता है बीटा लिपोप्रोटीन, जो क्या पता था मैंने, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ठीक है ना। तो जो क्या है, रिसेंटली डिस्कवर है। सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या है, help in mobilization of fat from adipose tissue and also promote lipolysis, breakdown of lipid। lipolysis को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है।